ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखने के बाद अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखते हैं। देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेटल आयन है वो 4 लिगेंड से घिरा होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, एक घन है जिसके सेंटर में हमारा मेटल आयन है और इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पर लिगेंड है। तो एक लिगेंड यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक कॉर्नर छोड़ के यहाँ है, फिर एक कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर पर है। और यदि हमने इनको सबसे लिगेंड से अटैच किया तो आप देखिए कि इसमें यदि हम एक्सिस बनाएं तो हम मानते हैं ये हमारी z एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस होगी। तो अब आप देखिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड x, y या z एक्सिस के थ्रू नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो कैसे जा रहे हैं, बीच में से जा रहे हैं, है ना। तो जब ये लिगेंड मेटल आयन के पास आएंगे, अपने इन कॉर्नर से मेटल आयन के पास आएंगे तो वो एक्सिस से नहीं आ रहे हैं। तो आप बताइए किन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी और किन की कम होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ईजी ऑर्बिटल हैं इनमें तो डी ऑर्बिटल के लूप्स जो है एक्सिस पर स्थित हैं, इसलिए चूंकि लिगेंड एक्सिस के थ्रू नहीं आ रहे हैं इसलिए ये उनके रास्ते में ही नहीं आएंगे। हालांकि ये भी उनके रास्ते में नहीं आएंगे, पर ये पाया जाता है कि इनके लूप्स चूंकि प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है और लिगेंड भी कैसा आ रहा है, उस प्लेन के थ्रू ही आ रहा है, इसलिए ये जो T2G ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और लिगेंड मेटल आयन के पास आता है तो हम ये पाते हैं कि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण डी ऑर्बिटल्स की हमें स्प्लिटिंग मिलती है। तो देखिए हम डी ऑर्बिटल्स यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स जब हमारा मेटल आयन ग्राउंड स्टेट में है। अब जब यदि लिगेंड सिमेट्रिकली यानी स्फेरिकली मेटल आयन के पास जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में एक सी वृद्धि होती है। तो सारे के सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी के हो जाएंगे। तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। पर यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो हम देखते हैं कि जो T2G ऑर्बिटल है वो अपेक्षाकृत रास्ते में अधिक आते हैं, है ना। तो इसलिए T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि आपका जो EG ऑर्बिटल है वो चूंकि लिगेंड के मार्ग में नहीं आता इसलिए उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ आप 3 डायमेंशनली भी देख सकते हैं कि जो T2G ऑर्बिटल है उसमें देखिए लूप्स कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा प्लेन में आ रहे हैं और उसी रास्ते से हमारा लिगेंड जा रहा है। जबकि देखिए ये जो एक्सियल ऑर्बिटल है, EG ऑर्बिटल है, ये तो लिगेंड के मार्ग में आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनके लूप्स एक्सिस पर स्थित हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में स्थित है, इसलिए वो उनके रास्ते में नहीं आते। इसलिए उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। इसको थोड़ा सा और नीचे बनाऊंगी मैं, लगभग ग्राउंड स्टेट पर जो ये बना हुआ है उसी के लेवल पर बनाना है आपको, है ना। अब आप देखिए कि ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है इसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टी से। और आप देखें तो यहाँ जो T2G ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो करीब 0.4 डेल टी बढ़ जाती है और ये जो हमारे EG ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में कमी आती है, वो कमी को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -0.6 डेल टी। तो इस तरीके से
हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। और यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेशन देखें तो ये जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू डेल्टा ओ से कम होती है और इसकी वैल्यू 0.45 डेल ओ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में की तुलना में लगभग आधी है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करा के और देखें। तो जब डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑफ रूल के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, ईजी में जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, तब भी ईजी में जाएगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन हुए तब इसमें क्या होना शुरू हुआ, अब इसमें 2 कंडीशन लगेंगी, यानी D3 के लिए अब हमें 2 कंडीशन देखना पड़ेंगी। यदि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और जब पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा है तो वो इतना जंप करके हाई एनर्जी में कैसे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, उससे बेटर है कि वो पेयरिंग कर ले। तो D3 के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा। किस केस में, जब हमारा लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, Eg3 T2G 0। पर यदि हमारा लिगेंड वीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू कम हो जाती है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कम है मतलब ये डिफरेंस कम है, और ये डिफरेंस कम है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की अपेक्षा क्या कोशिश करेगा कि जंप करके कहाँ चला जाए, हाई एनर्जी वाली स्टेट में। तो उस कंडीशन में वो कहाँ चला जाएगा, T2G में। तो वैल्यू क्या आएगी, इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखें तो Eg2 T2G1 है ना। ठीक इसी तरीके से यदि हम D4 को देखें तो D4 के केस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो Eg4 हो जाएगा और T2G 0 रहेगा। पर यदि वीक लिगेंड है तो फिर पेयरिंग ना होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, T2G में चला जाएगा। तो Eg2 और T2G2। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप किस में करा सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में करा सकते हैं। बस आपको क्या देखना होगा कि जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई ये ज्यादा हुई कि कम हुई। ज्यादा होगी तो पेयरिंग पहले होगी, और यदि ये स्प्लिटिंग कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड स्टेट में रहेंगे। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग होती है, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन स्टेट में होता है। और जब वीक लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, जनरली अनपेयर्ड होते हैं, तो हमें स्पिन उसका कैसा मिलता है, हाई स्पिन मिलता है। तो वीक लिगेंड से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है।